बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, पाकिस्तान की हुकूमत ने वोट तो डाल दिया अमेरिका के साथ मिलकर डोनाल्ड ट्रंप के नकात के हक़ में जो करारदाद आई अक़वाम मुत्तहिदा में, जिसके तहत अब एक स्टेबलाइजेशन फ़ोर्स जाएगी वहाँ पे आलमी किस्म की, और उसमें मुसलमान ममालिक के फ़ौजी होंगे और ये जाकर इसराइल की हिफाजत करेंगे और फ़लस्तीनियों को निहत्ता करेंगे, हमास को गैर मुसल्लह करेंगे और इस किस्म की बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो इन्हें वहाँ पे करनी है। अब इसमें पाकिस्तान ने एक नुक्ता उठाया था और पाकिस्तान ने कहा था जी कि आप फ़लस्तीन को एक रियासत भी बना दें। ये पाकिस्तान का एक मुतालबा था, लेकिन ये मुतालबा इस करारदाद के अंदर शामिल नहीं किया गया। रेड जोन है, उसको एक्सटेंड कर दिया इसराइल ने। कहा एक और एक्टिविटी हुई है, बाकी मुल्क भी ये बात करते हैं, जो गाजा के अंदर इसराइली फोर्सेस घुसी हुई है के क़याम के हवाले से कभी भी कोई एक रेड जोन अमेरिका की जानिब से या इसराइल की जानिब से भरी नहीं जाती। तमाम मुसलमान ममालिक का एक ही दावा था हमेशा से, और वो ये कहते थे कि जब तक फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम नहीं हो जाएगी तब तक मामला आगे बढ़ेगा ही नहीं। लेकिन अब मुसलमान ममालिक वहाँ पे अपनी फ़ौज भेज रहे हैं और फ़लस्तीनी रियासत का कहीं पे कोई तस्करा भी नहीं है। मोहम्मद बिन सलमान डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के लिए अमेरिका में मौजूद हैं और वहाँ पे बड़े बड़े मुआहदे हो रहे हैं। बल्कि सऊदी अरब की जो लीग है, फुटबॉल लीग, उसके साथ 2027 तक मुआहदे में है। रोनाल्डो वो भी वहाँ पर अपनी एहलिया के साथ आए, उनकी फ़ोटोज़ भी आई हुई हैं, उनका पैगाम भी आया हुआ है। बहरहाल बहुत सारा पैसा जो है वो लगभग अब तक की इतला के मुताबिक 270 अरब डॉलर के मुआहदे तो हो चुके हैं अमेरिका और सऊदी अरब की कंपनियों के माबैन, और इसके अलावा जो है वो 600 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट बताया जाता है कि सऊदी अरब करेगा अमेरिका के अंदर, और ये दावा किया गया है। अब इस मौके पर नेतन्याहू ने एक ज़बरदस्त झटका दे दिया है उन तमाम मुसलमान मुल्कों को, पाकिस्तान समेत, जिन्होंने इस करारदाद को मंजूर करवाया और इसके हक़ में वोट डाला। नेतन्याहू ने साफ ऐलान किया और ये कहा कि फ़लस्तीनी रियासत नहीं बनेगी, ये इसराइल के वजूद के लिए ख़तरा है। जितनी मर्जी इस्लाहात हों, इसके बावजूद भी ये गैर हकीकत पसंदाना है, फ़लस्तीनी रियासत कायम नहीं होने दी जाएगी। अब ये करारदाद तो मंजूर करवा ली, पाकिस्तान मान भी गया, लेकिन नेतन्याहू ने अपना फ़ैसला भी सुना दिया, क्योंकि करारदाद में किसी जगह भी फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का जिक्र ही नहीं है। लिहाजा नेतन्याहू ने क्लियरली कह दिया कि फ़लस्तीनी रियासत तो नहीं बनेगी। अब पाकिस्तान और बाकी ममालिक के लिए सोचने की बात यह है कि उन्होंने अपने कई दहाइयों पुराने मौक़िफ़ को एकदम यू टर्न लेके बदल दिया, और ये डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल की ताकत है जिसने इन्हें लगभग सरनगू कर दिया है। नादरीन, जो रेड जोन है उसको एक्सटेंड कर दिया इसराइल ने। एक और एक्टिविटी हुई है, यानी जो गाज़ा के अंदर इसराइली फोर्सेस घुसी हुई हैं, इन्होंने वहाँ पर एक रेड जोन बनाया हुआ है कि इस एरिया में कोई दाखिल नहीं होगा, और एक बफर जोन कायम कर दिया है इसराइल के मकबूजा इलाकों में और गज़ा की पट्टी में। अब उस रेड जोन में इसराइली फोर्सेस मज़ीद अंदर तक दाखिल हो गई हैं गज़ा में। ये रिपोर्ट हुआ है आलमी मीडिया में, और इसके बाद इसराइल का कब्ज़ा मज़ीद वहाँ पे मुस्तहकम हो गया है। लिहाजा जब तक मुसलमान मुल्कों की फ़ौजें नहीं जाती तब तक इसराइल लगता है कि ये ड्यूटी अदा करेगा और उसके बाद सूरत हाल बदल जाएगी। नाज़रीन, मुल्तान में एक फ़लस्तीन के हवाले से कॉन्फ्रेंस रखी थी सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब ने। ये वही सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब हैं जो इसराइल भी गए फ्रीडम फ्लोटिला पे, और वहाँ पे इन्हें गिरफ़्तार भी किया गया इसराइल की जानिब से, लेकिन इन्होंने किसी भी किस्म के दस्तखत से इनकार कर दिया और माफ़ीनामे से भी इनकार कर दिया। इन्होंने कहा कि मेरा मुल्क किसी इसराइल नामी मुल्क को तस्लीम ही नहीं करता, तो मैं आपकी अदालत या आपके निज़ाम के सामने कैसे कोई चीज़ दस्तखत कर सकता हूँ। तो अब वही सेनेटर मुश्ताक साहब जो इसराइल से तो बच के आ गए, लेकिन अब वो मुल्तान में फ़लस्तीन गज़ा कॉन्फ्रेंस करना चाहते थे, लेकिन गज़ा कॉन्फ्रेंस से पहले ये आप तस्वीर देख सकते हैं, जिस हॉल में इन्होंने करना था उसे सील कर दिया गया है। यानी हुकूमत ने इकबाल मार्की खानेवाल को सील कर दिया और बदतरीन इसराइल नवाजी का सबूत दिया है। लेकिन मुल्तान में कल हर सूरत में फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस मुनक्कद होगी इंशाअल्लाह। ये आज के दिन के हवाले से कल रात को सेनेटर मुश्ताक साहब ने स्टेटमेंट जारी किया और मरीम नवाज़ साहिबा को मुखातिब किया। देखिए, अब मरीम नवाज़ हों, नवाज़ शरीफ हों, आसिम मुनीर हों, शहबाज शरीफ हों, बहुत सारी कमिटमेंट आलमी सतह पे दी जा चुकी हैं, और अब पाकिस्तान की जितनी भी हुकूमतें हैं उन्हें उन कमिटमेंट्स को पूरा करना पड़ेगा। चाहे गज़ा में फ़ौज भेजनी पड़े, चाहे इसराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज़ करने पड़े,
चाहे अफ़गानिस्तान के साथ आपको एक और लड़ाई में कूदना पड़े, चाहे आपको अपनी मादनियात जो है वो सस्ते दामों बेचनी पड़े, वो जो भी है, जो जो आपने आलमी सतह पे कर लिए हैं वायदे और आलमी सतह पे जो वादे आपने कर लिए वो तो आपको पूरे करने पड़ेंगे। और इससे पहले भी बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि जब जब कोशिश की गई फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाने की, पाकिस्तान में उस आवाज़ को कुचल दिया गया और इसकी वजह से इसराइली अखबारात, उनके तज्ज़ियाकार, उनका मीडिया, उनके लोग बहुत खुश हैं और वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान से उनको अब ठंडी हवा आती है, पहले की तरह वाले हालात नहीं हैं। वो इन हालात को अपने लिए फेवरेबल समझते हैं। नाज़रीन, एक और ख़बर है आलमी सतह पे, मैं वो भी आपके सामने रख देता हूँ। ये पाकिस्तान के लिए एक से बढ़ के एक नया प्रॉब्लम आ रहा है। ये GSP+, ये एक स्टेटस है जो पाकिस्तान के पास है गुज़िश्ता कई सालों से। इस स्टेटस के तहत पाकिस्तान के जो ताजिर अपना माल लेकर जाते हैं यूरोप की मंडियों में, उन्हें टैक्सों से बहुत बड़ी छूट मिलती है और इससे वो ठीक ठाक पैसा बना लेते हैं। तो पाकिस्तानी ताजिरों को इससे बहुत फ़ायदा होता है। लेकिन GSP+ स्टेटस अगर आप अपने पास रखना चाहते हैं तो यूरोपीय ममालिक की कुछ शराइत हैं जिनको आपको पूरा करना होता है और उसमें ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो इंसानी हुकूक के हवाले से हैं। अब यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि पाकिस्तान को GSP+ तरजीही टैरिफ स्कीम के तहत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए मज़ीद इक़दाम करने की ज़रूरत है क्योंकि इस पर जल्द ही नज़रसानी होने वाली है। अब वो ये पिछले साल भी कह रहे थे, इस साल दोबारा से उनकी ये धमकी आई है कि इंसानी हुकूक के मामलात हों, जबरी गुमशुदगियों का मामला हो और सिविल सोसाइटी। अच्छा, एक और बड़ा पाकिस्तान को फ़ायदा है, पाकिस्तान में जितनी भी इंसानी हुकूक की तंजीमें हैं ना, ये जब यूरोपीय यूनियन में जाती हैं, अमेरिका में जाती हैं, अक़वाम मुत्तहिदा में जाती हैं, तो ये वही बात करती हैं जो पाकिस्तान की हुकूमत कहती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तान की इंसानी हुकूक की तंजीमें काफ़ी हद तक पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की सियासी जमातों के कंट्रोल में है और इनका एक गठजोड़ है। ये जो तंजीमें हैं ये बाहर जाके वो पिक्चर ही नहीं बताते जो रियल पिक्चर है पाकिस्तान के अंदर। लिहाजा पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की तंजीमों के हवाले से भी बहुत सारा काम होना बाकी है। चंद चीज़ें ये रिपोर्ट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें ये रिपोर्ट ही नहीं करते। ये बताते ही नहीं कि कैसे कत्लेआम हो रहा है, कैसे जबरी गुमशुदगियाँ हो रही हैं, कैसे मैंडेट चोरी हो रहा है, कैसे जाली मुकदमात में सियासी कारकुनों को उठा उठा कर जेलों में डाला जा रहा है। बहरहाल जो एक रिपोर्ट आई है IMF की, उसने खतरे की घंटी बजाई है। 7 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो उस रिपोर्ट के अंदर हैं, ये अवैस हमीद साहब बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने उसका खुलासा निकाला है और बहुत सारे लोगों ने, किसी ने 5 नुक्ते निकाले, किसी ने 7 नुक्ते निकाले, किसी ने 12 नुक्ते निकाले, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला जो नुक्ता है IMF की रिपोर्ट का, ये 180 सफ़हात से ज़ायद की रिपोर्ट है। इसका जो पहला बड़ा नुक्ता है वो ये है कि पाकिस्तान का तमाम जो सरकारी सेक्टर है, इसमें हर सतह पर मुसलसल और तबाहकुन किस्म की करप्शन फैल गई है। यानी पाकिस्तान का सारा जो सरकारी स्ट्रक्चर है उसमें बदतरीन करप्शन है इस वक्त और करप्शन ने जड़ें पकड़ ली हैं हर जगह के अंदर। नंबर 2, रियासती इदारों में बड़े पैमाने पर गवर्नेंस के मसाइल हैं और एहतसाब का फुकदान है। अच्छा, इसमें SIFC का भी हवाला दिया गया। अब जो SIFC का इदारा बनाया गया है जिसमें पाकिस्तान की फ़ौज भी इन्वॉल्व है, आर्मी चीफ भी इसके अंदर शामिल हैं और बहुत सारे लोगों को इसमें शामिल किया गया है, फ़ौजी अफसरान को, जर्नलों को इसमें शामिल किया गया है। तो ये SIFC के हवाले से कोई सालाना रिपोर्ट ही नहीं है, ना इसकी कोई कारकर्दगी रिपोर्ट है। इस पर कितना खर्चा आ रहा है, ये कितनी सरमायाकारी लेकर आया, कोई चीज़ नहीं है। तो गवर्नेंस के बड़े सीरियस मसाइल है पाकिस्तान के रियासती इदारों में और किसी किस्म का एहतसाब भी नहीं होता। तीसरा नुक्ता, जो अलीट क्लास है पाकिस्तान की, प्रिविलेज्ड क्लास, जो सबसे हाई क्लास के लोग हैं, बहुत पैसे वाले लोग हैं, ये जो अलीट क्लास है यही पाकिस्तान के हुक्मरान है, यही हुक्मरानी करते हैं, यही इक़्तिदार के अंदर रहते हैं, जो ज़ाती मफादात में मुआशी पॉलिसियाँ बनाते हैं। जैसे कि शुगर वाले हैं, जितने भी शुगर मिल मालिकान हैं वो सारे के सारे हुकूमत के अंदर रहते हैं, सियासी जमातों में शामिल हैं और ये मिलकर हुकूमतें बनाते हैं। इमरान खान साहब के साथ जहांगीर तरीन आए थे तो वो शुगर माफिया का हिस्सा थे। आज इमरान खान के पास कोई भी एक शुगर माफिया वाला बंदा नहीं बचा क्योंकि सारे के सारे हुकूमत के साथ चले गए। लिहाजा इस तरह से अलीट क्लास हुक्मरान जो हैं ये ज़ाती मफादात में मुआशी पॉलिसियाँ बनाते हैं। इसमें मिसाल दी IMF ने शुगर स्कैंडल का। नंबर 4 जो नुकता उन्होंने उठाया कि पेचीदा टैक्स निज़ाम करप्शन का बहुत बड़ा जरिया बन चुका है। पाकिस्तान में टैक्स ही कोई नहीं देता। जो ताकतवर आदमी है, जो बड़ा आदमी है, वो टैक्स देता ही नहीं। डायरेक्ट टैक्सेस का कोई सिस्टम ही नहीं है पाकिस्तान में। वो तरीका एक ही है, तनख्वाहदार तबके पे टैक्स लगाई जाओ, गरीब आदमी पे टैक्स लगाई जाओ, पेट्रोल बिजली और गैस महंगा करते जाओ। कोई टैक्स की इस्लाहात पाकिस्तान में की नहीं गई।
बदकिस्मती से पाकिस्तान में बहुत सारे अदवार आए, लेकिन किसी दौर में भी टैक्स की इस्लाहत नहीं की गई। इमरान खान साहब ने जब इसका नाम लिया तो उसके बाद पाकिस्तान में उस वजीर को ही तब्दील करना पड़ गया, क्योंकि माफिया इतने ज़बरदस्त तरीके से हमला आवर हुआ था। फिर उसके बाद कोरोना वायरस आ गया, लेकिन फिर भी मईशत तो चल ही रही थी इमरान खान के दौर में। अभी तो सत्ता ही बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने पकड़ के। बहरहाल पेचीदा टैक्स निज़ाम है, इसको ठीक करना पड़ेगा। पूरी दुनिया के अंदर लोग टैक्स देते हैं, लेकिन उसके बदले में लोगों को फ़ायदा भी मिलता है। पाकिस्तान में ये निज़ाम भी खराबी का शिकार है। नंबर 5, अदालती निज़ाम में करप्शन और पेचीदगी सरमायाकारी में रुकावट है। अब इस पे बड़ा डिटेल उन्होंने लिखा है कि अदालतों का तो बेड़ा ही गर्क हो गया। पूरी दुनिया में आप जहाँ पे भी अपना सरमाया लेकर जाते हैं ना, अपना पैसा लेकर जाते हैं, आप इस बुनियाद पर लेकर जाते हैं कि अगर किसी ने मेरा पैसा छीनने की कोशिश की तो वहाँ का अदालती निज़ाम ऐसा है कि मैं अपना पैसा बरामद कर लूँगा। आप गल्फ़ कंट्रीज़ में चले जाए ना, किसी का आपने पैसा देना है, आप उस मुल्क से बाहर नहीं निकल सकते। आपका फ़र्ज़ करें रोड पे एक चालान हुआ है ना, तो एयरपोर्ट पे आपको रोक लेंगे, जनाब आपका चालान हुआ है, आपने वो चालान जमा नहीं करवाया, पहले आप चालान के पैसे ये साथ वाले काउंटर पे जमा करवाएं, उसके बाद फिर आप अपनी फ़्लाइट पे बैठ के जाएंगे। ये हुआ मेरे साथ। मेरा एक दोस्त ट्रैवल कर रहा था तो अचानक उसको रोक लिया उन्होंने इमिग्रेशन पे। मैंने कहा जी आपको क्यों रोका? उसने कहा जी मेरे चालान पेंडिंग है 1-2, मैं वो जमा करवा के आता हूँ। वो गए, जाकर उन्होंने चालान पेंडिंग तो थे वो जमा करवाए। इसी तरह अगर किसी का पैसा लेकर आप भाग रहे हैं तो वहाँ पर बड़े सख्त कवानीन है, वहाँ की अदालतें इंसाफ देती हैं, हालांकि वहाँ डिक्टेटरशिप है। लेकिन अदालती निज़ाम में करप्शन और पेचीदगी सरमायाकारी में बहुत बड़ी रुकावट है पाकिस्तान में। एक तो ये भी आ गया। नंबर 6, अवाम हर काम के लिए सरकारी दफातर में रिश्वत देने पर मजबूर हैं। इससे पूरा का पूरा आपका सोसाइटी का स्ट्रक्चर ही तबाह हो जाता है। जब आम आदमी अपने हर छोटे बड़े काम के लिए रिश्वत देता है ना, तो उसका इदारों पर से, सिस्टम पे से एतबार उठ जाता है और फिर मुल्क के अंदर लोगों की इनपुट ख़त्म हो जाती है। लोग मायूस हो जाते हैं, लोगों को लगता है ये आवे का आवे बिगड़ा हुआ है, ये निज़ाम ऐसे ही चलेगा। लोग रोज़ाना अपने छोटे बड़े कामों के लिए रिश्वत देते हैं और जब वो रिश्वत देकर अपना काम निकलवाते हैं तो पूरी सोसाइटी के अंदर रिश्वत का एक कल्चर आम हो जाता है, लोगों की इखलाकियात तबाह हो जाती हैं। बहरहाल ये IMF की ऑब्जर्वेशन उन्होंने बताया, और एक और भी उन्होंने बताया कि जो उनकी रिपोर्ट जो 4 माह थे, उन्होंने बताया जो उनकी रिपोर्ट के 4 माह थे उसमें 33% मुल्की कर्जे बढ़ गए। ये 4 माह में 33% उन्होंने बताए, और 100% कर्जे इन्होंने बढ़ा लिए गुज़िश्ता 3 साल में। यानी पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक जितना कर्जा पाकिस्तान ने लिया, उतना कर्जा इन्होंने गुज़िश्ता 3 साल में तकरीबन उसके बराबर कर्जा इन्होंने ले लिया। ये इन्होंने पाकिस्तान की हालत की है, और इसको ख्वाजा आसिफ बड़े शौक से हाइब्रिड रजीम कहते हैं। नाज़रीन, एक और ख़बर है, लंदन में या यूरोप में, पूरे में हर जगह पे जो है वो अब 26 नवंबर के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या ओवरसीज़ पाकिस्तानी इज्तिमात करने जा रहे हैं, एहतजाजी इज्तिमात करने जा रहे हैं कि 26 नवंबर को पाकिस्तान में जो कत्लेआम हुआ उसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाए। ज़्यादातर मुल्कों में 22 और 23 तारीखें जो हैं वो इसके लिए चुनी गई हैं। वजह यह है कि 22 और 23 को सैटरडे और संडे है, तो यहाँ पे एहतजाज किया जाएगा। लंदन में एतवार वाले दिन ह्यूमन चेन बनाई जाएगी, यानी इंसानी हाथों की जंजीर। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने फैसला किया है कि वो बरतानिया के शहर लंदन में 23 नवंबर को दोपहर इंसानी हाथों की एक जंजीर बनाएंगे। ये फैसला किया गया लंदन में, जबकि यूरोप में, अमेरिका में और दीगर कई ममालिक में एहतजाजी मुजाहरे अभी शेड्यूल हो रहे हैं और प्रोग्राम तश्कील दिए जा रहे हैं। जबकि पाकिस्तान में इस हवाले से अभी तक कोई बड़ा प्रोग्राम सामने नहीं आया। अभी तक नहीं बताया गया कि कौन सा प्रोग्राम पाकिस्तान में होगा, किस लेवल का होगा और किस जगह पे होगा। अभी तक तो इसके बारे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जुनैद सलीम साहब ने एक खबर दी है, नाज़रीन, बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, अपना एक प्रोग्राम भी करते हैं। थोड़ा उनके प्रोग्राम में मज़ा होता है, लेकिन क्योंकि जर्नलिस्टिक उनका बैकग्राउंड है तो खबरें उनके पास आती रहती हैं। उन्होंने कहा जी कि एक गैर मुल्की सफ़ीर ने, जो बड़ा ताकतवर मुल्क का सफ़ीर है, उसने हुकूमत से रब्ता किया। जब उसने देखा कि इमरान खान की बहनों के साथ क्या हुआ तो उसके बाद रब्ता किया, और इस मुल्क पर या इस मामले पर अपने मुल्क की जानिब से उन्होंने बताया कि तहफ़्फ़ुज़ात हैं जनाब और नाखुशी है। हुकूमत ने कहा जी हम मुलाकातें भी करवा देंगे और जो हुआ इसका अदाला भी कर देंगे, तलाफ़ी कर देंगे, हमें आप 30 दिन का वक्त ले लें। अब सफ़ीर ने कहा जी 30 दिन का वक्त का आप किस जवाब पे आप 30 दिन का वक्त मांग रहे हैं? 30 दिन का वक्त हुकूमत मांग रही है। मैंने आपसे बताया था ना कि जब तक के जो फील्ड मार्शल है उनकी चीज़ें सीधी नहीं हो जाती तब तक के लिए इमरान खान साहब की मुलाकातें रोकी जाएंगी, और जब तक ये कुछ आलमी सतह पे जो गेम है उस पूरे को अपने कंट्रोल में नहीं कर लेते तब तक इमरान खान साहब की मुलाकातें रोकी जाएंगी। अब नाज़रीन, एस्टेब्लिशमेंट का अगला टारगेट क्या है? देखें, जो
अलग अलग जगह पे टारगेट होते हैं ना, बैरून मुल्क अलग टारगेट है, अंदरून मुल्क अलग टारगेट है। तो यहाँ पे अब 18वीं आईनी तरमीम को निशाना बनाया जाएगा, ये मैं आपको आज बता रहा हूँ। 18वीं आईनी तरमीम जिसके तहत सूबों के पास इख्तियारात मौजूद हैं और कुछ सूबाई खुद मुख्तारी जो सूबों को मिली है वो 28वीं आईनी तरमीम के ज़रिए मिली है, जिसका क्रेडिट पाकिस्तान की तकरीबन सारी सियासी जमातें लेती है। अब 28वीं आईनी तरमीम पे एस्टेब्लिशमेंट की अगली नज़र है। मैंने बहुत पहले आपको बताया था कि 27वीं तरमीम पे काम हो रहा है, जिस दफ्तर में काम हो रहा है वो अलग दफ्तर है, सियासतदानों को कुछ पता नहीं है। लेकिन ये फैसला हो गया कि 28वीं आईनी तरमीम लाई जाएगी। कब लाई जाएगी इसके बारे में भी किसी को कुछ पता नहीं, और अभी तो सेलिब्रेशन मोड में सारे के सारे जश्न मना रहे हैं। दिसंबर के महीने में या उसके मिड में जाके काम शुरू होगा 28वीं आईनी तरमीम पे, और फिर आप देखेंगे बड़ी तेज़ी से ये मामला भी आगे बढ़ेगा। नाज़रीन, सुहेल अफरीदी ने ख़त लिखा है मरीम नवाज़ को, और ख़त के अंदर उन्होंने चंद चीज़ें जो हैं वो मरीम नवाज़ के सामने रखी हैं, क्योंकि जो अडियाला जेल है वो पंजाब हुकूमत के अंडर आता है इलाका, तो इसलिए मरीम नवाज़ को ख़त लिखा। ख़त में आपको बताया तो उसके मंदरजात क्या है, वो ख़त के अंदर क्या लिखा है। उन्होंने लिखा जी कि इमरान खान के अहले खाना खुसूसन उनकी बहनों को अदालती इजाज़त के बावजूद रोका गया, बदसलूकी का निशाना बनाया गया और बुजुर्ग ख़वातीन को 1 किलोमीटर दूर सड़क पर बिठाया गया, जो गैर इंसानी, गैर इखलाकी और अदालती अहकामात की खुली खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने हुकूमत पंजाब से 4 मुतालबात किए। नंबर 1, अदालती अहकामात पर फौरी अमल दरामद किया जाए। नंबर 2, बदसलूकी के ज़िम्मेदारों को उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। नंबर 3, जेल और पुलिस को वाज़ेह हदायत जारी की जाए। नंबर 4, मुलाकातों के लिए बावकार और कानूनी निज़ाम का क़याम अमल में लाया जाए, जो तरीक़ाकार है। और यह भी बताया गया कि इमरान खान साबिक़ वज़ीर आज़म है और उस जमात के कायद हैं जिसके मैंडेट के तहत खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत कायम है, लिहाजा उनके हकूक़ की खिलाफ वर्जी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। वज़ीर आला ने उम्मीद ज़ाहिर की कि पंजाब हुकूमत फौरी एक्शन लेकर कानून की बालादस्ती और इंसानी वक़ार को यकीनी बनाएगी। ये नादरीन ख़त लिखा है सुहेल अफरीदी ने। नादरीन, एक खबर जो है वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के बारे में भी है, और इनके हवाले से जो खबर है वो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के बयान से मुताल्लिक जो इस्लामी नज़रियाती कौंसल की राय आई थी उसको 4 दिसंबर तक के लिए मुअत्तल कर दिया है। और इस पे जो है वो वकील आए और आकर अदालत को मुतमईन करें कि किन हालात में इस्लामी नज़रियाती कौंसल FIA या पुलिस को सिफारिशात दे सकती है। देखें, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का मामला बड़ा अजीब है। जय्यद उलमा इकराम बार बार कह चुके हैं कि उनको जो है वो सज़ा दी जा रही है सिर्फ उलमा की मुखालफत की, क्योंकि वो बहुत खुलकर उलमा के ख़िलाफ़ या उनके नज़रियात के ख़िलाफ़ बात करते थे, बड़े वोकल वो आलिम दीन है, लिहाजा उनको एक मुखालफत पैदा हो गई बाकी मौलवियों से, और फिर वही जो आपस का झगड़ा है उसकी वजह से उनके ऊपर ये केस बनाया गया। ज़्यादा उलमा इकराम का ये मौक़िफ़ है जो न्यूट्रली ये बात करते हैं। बहुत सारे लोग खुलकर बात नहीं करते, लेकिन अब अदालत से एक उम्मीद पैदा हुई है। मेरे ख्याल में अगर तो ये आपसी लड़ाई का मामला है, क्योंकि मैं ज़्यादा दीनी मामलात में जानता नहीं हूँ, लेकिन जितने उलमा इकराम से मैंने सुना उन सब ने कहा कि जी ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का मामला जो है ये ज़ाती नापसंदीदगी का मामला है और ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो उनके ऊपर इल्ज़ामात लग गए हैं। बहरहाल अब देखते हैं कि इस्लामी नज़रियाती कौंसल की राय के हवाले से हाई कोर्ट ने जो उनकी राय को मुअत्तल किया है, इसके बाद 4 तारीख को दिसंबर की क्या चीज़ निकलती है और मामला कहाँ जाता है। बहरहाल उनकी ज़मानत के लिए कोशिश की जा रही है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जो है उनको रिहा किया जाए। देखते हैं कि ये केस किस सिमत आगे बढ़ता है। नादरीन, एक और ख़बर, और ये बड़ी खबर है। खबर यह है कि 27वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ 4 जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चले गए हैं और इन्होंने 27वीं आईनी तरमीम को चैलेंज कर दिया है। ये चारों जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार इसहाक खान और जस्टिस सिमन रफ़त इम्तियाज़ साहबा। मेरे ख्याल में इसमें जो 2 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान सुप्रीम कोर्ट के रिटायर हुए हैं या जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया है, उन दोनों को वकील बनाया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस अतमुल्लाह साहब को चाहिए कि वो इसमें वकालत करें, अगर तो कोई कानून में गुंजाइश है तो। दूसरा, देखें, ये सिस्टम को एक्सपोज करने के लिए तो एक दरख्वास्त हो सकती है। मुझे इस मौका पर इस माहौल में ऐसा दिखाई नहीं देता कि इन जजेस को कोई इंसाफ मिलेगा, क्योंकि इससे पहले भी इन्हें कोई इंसाफ नहीं मिला। आखिरी एक खबर है नादरीन के ये इस किस्म की चेमगोइयाँ हो रही हैं कि शायद महमूद खान अचकज़ई साहब की जगह पे जो अपोजिशन इत्तेहाद है उसकी सरबराही फजल रहमान साहब को दे दी जाए, क्योंकि अचकज़ई साहब जो है उनको बनाया जा रहा है अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली में। इस किस्म की चेमगोइयाँ हो रही हैं, लेकिन इनकी सदाकत क्या है इस पर अगले वीलॉग में तफसीली हम बात करेंगे। अब तक के लिए इतने ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।